प्रिय मित्रों, तो लीजिए मैं एक बार फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। और आज जो टॉपिक है वो मिक्स टॉपिक है सारे, और सारे क्वेश्चन आज विज्ञान के ही हैं। और रीट मेंस 2023 के लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंस रखता है। और जो स्टूडेंट्स सीईटी का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं या रेलवे का जो भी है, तो उसके अंदर सभी के लिए मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए सेलेक्ट किए हैं। इन क्वेश्चन को आप ज़रूर देखें और आप अपने एग्ज़ाम के अंदर आप सक्सेस होएं, ताकि आपको अपना लक्ष्य मिल सके। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज के विज्ञान के सारे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। हाँ, एक बात मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करें, आप चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही CMPC जो टेलीग्राम चैनल है आप उसको भी ज्वाइन कर लें, ताकि आप अपनी क्वेरीज के बारे में जानकारी कर सकें। तो लीजिए हम स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, पीएच मापक्रम की अवधारणा किसने दी? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये जो अपने को मालूम है कि ये किसी विलियन के अम्लीय और क्षारीय को बताता है। और इसमें ऑप्शन दे रखे हैं सोरेनसन, आर्नियस, रैमजे और कैवेंडिश। तो इसका सही आंसर क्या होगा बताइए आप। सही आंसर है इसका सोरेनसन। ठीक है, आपको पता होगा कि पीएच मापक्रम का मतलब होता है -log H+। ये इसका फॉर्मूला है। यानी कि वास्तव में ये pH का मतलब क्या होता है? ओरिजिनल pH है क्या? पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। वास्तव में pH का मतलब पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन है ये, और ये इसका फॉर्मूला होता है। तो ए वाला ऑप्शन इसका करेक्ट है, आप याद रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, छोटे छोटे क्वेश्चन है लेकिन अपन इसमें मिस्टेक कर जाते हैं। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, अम्ल यानी कि एसिड से तात्पर्य एसिड्स से लिया गया है। वास्तव में ये कह रहा है यहाँ एसिड्स शब्द किस भाषा का या किस भाषा से लिया गया है। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं ग्रीक, लैटिन, अरबी और जर्मन। देखिए आपने पढ़ा होगा, लेकिन ये इसके अंदर हमारी मिस्टेक नहीं हो जाए इसलिए अपने को हर छोटी चीज़ को एक एक को मेरे को बहुत ही संभल करके लेना है। किसी को भी अपन नज़रअंदाज नहीं कर सकते। आप बताएं इसके अंदर सही आंसर क्या होगा? ग्रीक, अरबी या लैटिन या जर्मन? इसमें बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, लैटिन। फिर आता है अगला। देखिए अगला क्वेश्चन बिल्कुल इससे मिलता जुलता ही है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अम्ल के विपरीत गुणों वाले पदार्थों को एल्कली कहा है। एल्कली और विपरीत गुण मतलब क्षार, अपन जानते हैं बेस, जिसका अर्थ एल्कली यानी पौधे की राख है। ठीक है, एल्कली का अर्थ क्या होता है? पौधे की राख। तो एल्कली शब्द किस भाषा से लिया गया है? जर्मन, लैटिन, अरबी और ग्रीक। तो आप बताइए इसके अंदर सही आंसर क्या होगा? अम्ल और क्षार आपके सिलेबस के अंदर है, ये लिया गया है अरबी भाषा से। ध्यान रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है ये, तो आपको इसको ठीक से समझ लेना है। देखिए ये अम्ल और क्षार इसके अंदर दे रखा है। और अम्ल यानी कि एसिड शब्द लैटिन भाषा के शब्द एसिड्स, जिसका तात्पर्य खट्टे से है, लिया गया है। और दूसरा कह रहा है कि अम्ल के विपरीत गुणों वाले पदार्थों को एल्कली कहा गया है। और एल्कली किस? अरबी भाषा के शब्द एल्कली, तात्पर्य पौधे की राख से लिया गया है। ये इसके अंदर खास तौर से समझने वाली बात है। और एक जो चीज़ और इसके अंदर बताई थी मैंने आपको अभी, पीएच मापक्रम। देखिए ये पीएच मापक्रम जो है ये 1909 में सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को प्रकट करने के लिए एक विधि बताई, और सूत्र इसका बता रखा है ये pH = -log10 H+। तो ये अपने को इसके अंदर ध्यान रखना होगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है आपके। अगला प्रश्न कह रहा है चौथा वाला, गलन मिश्रण जो कि पानी की मृदुकरण में काम आता है, ये मिश्रण किस किस का है? पोटेशियम कार्बोनेट प्लस सोडियम नाइट्रेट, सोडियम सल्फेट प्लस सोडियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड प्लस कॉपर सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम कार्बोनेट। तो इसके अंदर क्या सही आंसर है? ये सारे के सारे टॉपिक आपके मैक्सिमम 9th और 10th तक के लेवल के हैं, ध्यान रखना, और आपके सिलेबस में है। तो आप बताएं सही आंसर क्या होगा इसके अंदर।
इसके अंदर सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम कार्बोनेट इसका सही आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिए आप, पांचवा, लूनर कास्टिक है ना, लूनर कास्टिक जो फोटोग्राफी में यूज होता है, इसका सूत्र क्या है? पहला AgNO3, AgCl, AgBr और कॉपर सल्फेट। हमारे को इनके सूत्र भी पता होना चाहिए और नाम भी पता होना चाहिए। तो ये सही आंसर इसका है AgNO3 लूनर कास्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है 6 वाला, बोर्दो मिश्रण जो कवकनाशी के रूप में यूज होता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। आज के प्रश्न तो और भी गजब के हैं सारे, आप अगर इनको छोड़ देंगे तो आपको नुकसान होगा। आप इसको जरूर ध्यान से पढ़ें, आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। बोर्दो मिश्रण जो कवकनाशी के रूप में यूज होता है, इस मिश्रण में क्या क्या शामिल है? सिल्वर नाइट्रेट प्लस चूना, कॉपर सल्फेट प्लस चूना, कॉपर सल्फेट प्लस सिल्वर नाइट्रेट और कॉपर सल्फेट प्लस CaOCl2। क्या ये? विरंजक चूर्ण है ना, ब्लीचिंग पाउडर। अब आपको बताना इसमें सही आंसर क्या है। तो इसमें सही आंसर है आपके बी वाला, कॉपर सल्फेट प्लस चूना। ये दोनों मिलकर के बोर्दो मिश्रण कहलाता है, जो कवकनाशी के रूप में काम आते हैं। फिर आता है अगला, फास्फोरस की खोज सर्वप्रथम किसने की? पहला ऑप्शन है लोकियार, बी वाला प्रिस्टले, सी है ब्रांड और डी है रैमजे। तो बताइए आप, ये अधातु है, सी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है, ब्रांड ने। देखिए एक बार बताना चाहूँगा मैं, ये है आपके सोडियम कार्बोनेट और आपको मालूम है कि ये कपड़े धोने का सोडा है Na2CO3 10H2O। तो पहले बात तो ये इसके अंदर ये कि कपड़े धोने का जो सोडा होता है उसके अंदर कितना पानी होता है, 10H2O, ध्यान देना। और इसको सोडियम, निर्जल सोडियम कार्बोनेट को सोडा ऐश कहते हैं, ध्यान रखना। निर्जल, अगर निर्जल है, जल नहीं है, तो उसको क्या कहेंगे? सोडा ऐश। और इसका जली विलयन क्षारीय में बताना चाह रहा था गलन मिश्रण, ध्यान देना। ये क्या है गलन मिश्रण? सोडियम कार्बोनेट प्लस पोटेशियम कार्बोनेट का मिश्रण, जो मैंने अभी प्रश्न बताया था आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट। फिर दूसरा प्रश्न जो मैंने लिया था, ये वाला सिल्वर नाइट्रेट AgNO3, इसे लूनर कास्टिक भी कहते हैं। यह रंगहीन पारदर्शी क्रिस्टलीय ठोस और जल में अत्यधिक विलय है और इसके ये उपयोग दे रखे, थोड़ा सा इसको अपने को ध्यान में रखना है। फिर मैंने इसके अंदर एक प्रश्न और लिया था, नीला थोथा कॉपर सल्फेट, जिसके अंदर 5 अणु होते हैं, मॉलिक्यूल होते हैं पानी के, ध्यान रखना। और इसके अंदर सबसे खास बात ये, इसको नीला थोथा कहते हैं, ब्लू विट्रॉल। लेकिन मेरा प्रश्न ये नहीं था, मेरा प्रश्न था ये बोर्दो मिश्रण है ना, कॉपर सल्फेट और चूने का मिश्रण, दोनों कॉपर सल्फेट और चूने का मिश्रण बोर्दो मिश्रण कहलाता है, जिसका उपयोग कवकनाशी के रूप में किया जाता है। तो ये पेज आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है। और इसके अंदर एक जो प्रश्न मैंने नहीं बनाया है, फिटकरी, आप इस फिटकरी का सूत्र भी देख लें, K2SO4 Al2SO4 थ्राइस, मतलब SO4 थ्राइस और 24H2O जल। यानी इसको 3 टुकड़ों में याद रखना है, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट और जल, ठीक है ना। तो सूत्र तो आपको पता ही, इससे खाली जल की मात्रा ध्यान में रखनी कितनी है, 24, ठीक है ना। ये फिटकरी है सबसे खास जो है इम्पोर्टेंट पार्ट। फिर अगला जो क्वेश्चन लिया था ये फास्फोरस वाला, कि जर्मनी के वैज्ञानिक ब्रांड ने 1669 में फास्फोरस की खोज की है। ध्यान देना, इससे जो प्रश्न बनता है वो खास, एक तो ब्रांड इसका ये कहाँ का है, कब किया, और सबसे खास बात ये है कि इसमें इसने किस किस से फास्फोरस प्राप्त किया है, मतलब आसवन किसका किया, मूत्र, रेत और कोयले के आसवन से इसको प्राप्त किया। और ये अंधेरे में चमकता है, इसलिए इसका नाम फास्फोरस रखा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके। अगला प्रश्न है, लाल फास्फोरस का यूज फास्फोरस ब्रांच नामक मिश्रधातु बनाने में किया जाता है। तो इसके अंदर फास्फोरस के अलावा अन्य 2 तत्व कौन से हैं वो आपको बताना है। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, ये आर्सेनिक, टंगस्टन, कॉपर आर्सेनिक और कॉपर स्टेरस यानी टिन। तो इसके अंदर सही आंसर है डी वाला, Cu और Sn इसके अंदर है। Cu, Sn और लाल फास्फोरस, ये तीनों मिलकर के फास्फोरस ब्रांच नामक मिश्रधातु बनाते हैं, जो इलेक्ट्रिक फिजिक्स के अंदर, इसके अंदर काम आता है ये।
फिर अगला प्रश्न है 9th वाला, कौन एक अम्लों का राजा है? H2SO4, HNO3, एसिटिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो कोई विशेष बात नहीं है, आपको पता है सही। तो सबसे इजी क्वेश्चन दिया है मैंने, H2SO4 इसमें अम्लों का राजा है। फिर आता है, फिर मैंने जो टॉपिक लिया है इस पर तो वो क्वेश्चन पूछता है, इस पर मैंने 3-4 प्रश्न दिए। फुलरिन, ध्यान देना, सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है C50, C60, C70 और C73। तो इसके अंदर सर्वाधिक स्थायी जो फुलरिन है वो C60 वाली है, ध्यान रखना, ये आपको इसके अंदर याद रखना है। लीजिए अगला प्रश्न है, वो भी फुलरिन का ही है। फुलरिन को अपन बंकी बॉल भी कहते हैं, फुटबॉल जैसी संरचना होती है इसलिए। इसमें कुल कितने फलक होते हैं? 12, 22, 32 और 42। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कितने फलक होते हैं इसके? तो इसमें सही आंसर क्या होगा बताइए आप? 12, 22, 32, 42। सही आंसर है 32, ध्यान देना। फिर है अगला प्रश्न, लीजिए अब ये 32 होते हैं तो ये 32 को भी डिवाइड कर दिया गया अगले प्रश्न में। क्वेश्चन 12, फुलरिन में होते हैं, यानी ये जो 32 फलक जो होते हैं, इन फलकों को डिवाइड कर रखा है इसने, ध्यान देना। 12, पहले वाला ऑप्शन है 12 अष्टकोणीय 20 पंचकोणीय फलक, 12 षटकोणीय 20 पंचकोणीय फलक, 20 पंचकोणीय 12 अष्टकोणीय फलक और 20 फलक षटकोणीय 12 पंचकोणीय। ठीक है, मतलब ये आपके लिए ऑप्शन है, आप देख लीजिए। अब कितना अच्छा क्वेश्चन है, अगर ठीक से पढ़ा है तो हमें आंसर पता होगा, और अगर नहीं ठीक से पढ़ा है तो उसके अंदर ये मिस्टेक हो जाएगी हमारे, और हम ऐसे नंबर खो देते हैं, ये अच्छी बात नहीं। बताइए कौन सा सही होगा? इसके अंदर डी वाला ऑप्शन करेक्ट है, ध्यान देना, डी वाला। 20 फलक षटकोणीय और 12 पंचकोणीय होते हैं, दोनों मिला करके 32 हो रहे हैं आपके। फिर अगला प्रश्न लीजिए, एक बहुत ही प्यारा क्वेश्चन अगला वाला, 13वां वाला, कौन सा फुलरिन का गुण नहीं है? फुलरिन पर प्रश्न पूछा गया है। पहले प्रश्न ये पूछा था कि फुलरिन मतलब किससे बनाया जाता है, उसके निर्माण मतलब किस के साथ में इसका रासायनिक संगठन क्या है, किससे बनाया जाता है, ये निर्माण कैसे होता है। ठीक है, तो अब ये अगला प्रश्न कह रहा है 13वां कि कौन सा फुलरिन का गुण नहीं है? यह सुचालक होता है, यह कुचालक होता है, यह उच्च ताप पर अतिचालक होता है, और इसमें कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। बताइए क्या है सही आंसर? मतलब कौन सा गुण नहीं है? ए वाला ऑप्शन जो है वो रॉन्ग है, ये सुचालक होता है, सुचालक नहीं होता ये कुचालक होता है, और ये उच्च ताप पर अतिचालक होता है, और इसकी बंध लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है। ये मैं किसकी? C60 की बात कर रहा हूँ, जो सबसे स्थायी फुलरिन होता है उसकी बात कर रहा हूँ। बाकी तो इसमें और भी होते हैं बहुत सारे। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन लूँ उसके पहले मैं बताना चाहूँगा, ये आपके फुलरिन है, ये फुलरिन की संरचना है, और इसमें अमेरिका के प्रसिद्ध वास्तुकार बकमिंस्टर फुलर के नाम से इसका नाम फुलरिन रखा है। ठीक है, अब इसके अंदर जो खास बात, फुलरिन के में 60 से 70 या अधिक कार्बन परमाणु पाए जाते हैं। C60 सर्वाधिक स्थायी फुलरिन है, और इसको अपन बकमिंस्टर फुलरिन भी कहते हैं। C60 की संरचना में कुल 32 फलक होते हैं, और ये 32 फलक कैसे? 20 फलक तो षटकोणीय और 12 फलक पंचकोणीय होते हैं, ध्यान देना। और फुटबॉल की संरचना होने से ये बकी बॉल भी कहलाता है, और ये C60 विद्युत का कुचालक होता है, ध्यान देना। ठीक है, सुचालक नहीं है, और कार्बन कार्बन बंध लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम होती है, और ये उच्च ताप पर अतिचालक होने के कारण ये तकनीकी दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है। तो देखो, अतिचालक आ गया, कुचालक आ गया, बंध लंबाई 1.40 एंगस्ट्रॉम हो गई, सुचालक इसके अंदर नहीं है। तो हमारा जो आंसर है सारे वो इसके अंदर आपको मिल गए होंगे। है ना सारे अच्छे क्वेश्चन? अगला प्रश्न है 14 वाला, कौन सा एक प्राकृतिक रबर है? प्राकृतिक रबर की बात कर रहा, पहला ऑप्शन है नियोप्रीन, आइसोप्रीन, ब्यूना एस, ब्यूना एन। तो देखिए दोनों ही, मतलब ये जो क्वेश्चन है, जस्ट मैंने इसके पहले वाले वीडियो में इसको ले रखा है मैंने क्वेश्चन को, और थोड़ा सा अलग तरीके से पूछा है उसके अंदर। तो पहले आप बताएं इसमें प्राकृतिक रबर कौन सा है?
ये बी वाला ऑप्शन करेक्ट है, इसके अंदर आइसोप्रीन। और इसके बारे में आपको पता होगा, मैंने बता रखा है, ये वास्तव में लेटेक्स है और लेटेक्स इसी का बहुलक है और प्राकृतिक रबर है वह खास तौर से। और जो लेटेक्स बनता है यही तो लेटेक्स है, और इस लेटेक्स को ठोस करने के लिए इसमें एसिटिक एसिड मिलाते हैं ताकि ये ठोस मतलब बन जाए और उसके बाद में उसको रबर के रूप में यूज़ किया जा सके। अगला क्वेश्चन है 15वां, जल में रखी परख नली का चमकना किस कारण से है? परावर्तन, अपवर्तन, पूर्णांतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। देखिए कितनी बार क्वेश्चन जब आते हैं तो इसमें दो ऑप्शन तो जैसे परावर्तन अपवर्तन तो बाहर निकल गया। आपका जो कन्फ्यूजन होता है वो सी और डी में होगा, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और वर्ण विक्षेपण। तो जल में रखी परख नली का चमकना, ये आपके सी वाला ऑप्शन करेक्ट है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये इस क्वेश्चन का स्पष्टीकरण है। देखिए जल में रखी एक परख नली है, कांच की बीकर है, पानी भरा हुआ इसके अंदर और ऊपर से प्रकाश डाला जा रहा है। तो देखिए ये जब प्रकाश बीकर की दीवार से होकर खाली परख नली की सतह पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है तो उसका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो जाता है। और यदि परख नली में पानी भर दिया जाए तो इसकी चमक गायब हो जाएगी। सबसे खास बात ये आपके क्लियर इसमें जो दे दिया है, अपन ने पढ़ लिया इसको, आपको इसको ध्यान में रखना होगा। इसके साथ ही एक चीज़ इस पर और आती है, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म। ध्यान देना, पूर्ण परावर्तक प्रिज्म जो होता है वास्तव में ये एक समकोण प्रिज्म होता है और ये 90 डिग्री केस, और इसमें एक कोण 90 डिग्री, दूसरा शेष दो कोण 45 डिग्री के होते हैं। और कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान 42 डिग्री होता है और इससे ये प्रकाश को मतलब कुल मिलाकर के 90 डिग्री पर मोड़ने में काम में आता है। और इसके अंदर भी आपके ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन वाला सिद्धांत ही काम आता है। अगला क्वेश्चन है 16वां, प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के दौरान किस रंग का विचलन सबसे कम होता है? देखिए ये मैं इसके आसपास प्रश्न ले रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पहले तो आप बताएं इसका सही आंसर क्या है। हरा, बैंगनी, पीला और लाल, सबसे कम किसका होता है? लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, ये आपके सही आंसर है। फिर अगला प्रश्न है प्रिज्म द्वारा, 17वां क्वेश्चन, प्रिज्म द्वारा विक्षेपण में कौन सा एक मध्यमान रंग होता है, यानी कि मध्य रंग होता है? लाल रंग, पीला रंग, हरा रंग और नीला रंग। तो इसमें सही आंसर क्या बताइए? ये आपके ए वाला करेक्ट है, लाल रंग। तो ये इसके अंदर सही आंसर है इसका। अब मैं इसको थोड़ा सा बताना चाहूँगा स्पष्टीकरण। देखिए ये अपने प्रकाश का वर्ण विक्षेपण है, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, और इसके अंदर जो सफ़ेद प्रकाश या मिश्रित प्रकाश इस पर आपतित किया प्रिज्म से। और ध्यान से देखें तो ये लाल, बैंगनी और ये मध्यमान जो है पीला रंग है, यानी बैंगनी रंग का सबसे अधिक विचलन होता है और लाल रंग का सबसे कम होता है। ये इस डायरेक्शन से देख लो आप, इस डायग्राम से आप याद रखें। और ये मध्य रंग है, ठीक है ना, मध्यमान रंग कहलाता है पीला रंग। तो ये मैंने पीछे वाले उसके अंदर भी रिपीट किया था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस पर प्रश्न बनने की पूरी संभावना होती है। क्लियर लिखा, ये बैंगनी रंग का विचलन सबसे अधिक होता है जबकि लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है। और पीले प्रकाश का विचलन लाल और बैंगनी प्रकाश के बीच का है, अतः पीले रंग को मध्यमान रंग कहते हैं। क्वेश्चन 18 कह रहा है कौन सा विद्युत उपकरण परिपथ में समांतर क्रम में लगाया जाता है? अमीटर, वोल्टमीटर, प्रतिरोध और सेल। देखिए क्या होगा इसके अंदर। देखिए अमीटर श्रेणी क्रम में लगाया जाता है, सेल बैटरी यानी कि श्रेणी क्रम में लगाए जाते हैं। अब वोल्टमीटर और अब प्रतिरोध, वोल्टमीटर तो कन्फर्म समांतर क्रम में लगाया जाता है, लेकिन प्रतिरोध जो ऐसा है कि वो श्रेणी क्रम भी होता और समांतर क्रम भी होता है, दोनों तरीके से अपन लगा सकते हैं, ध्यान देना। तो हमारा सही आंसर वैसे बी वाला है, लेकिन अपन सी को भी सही मान सकते हैं। फिर अगला प्रश्न क्या कह रहा है, किसने विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव बताया, यानी विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम किसने दिया? फैराडे ने, ओम ने, ऑरस्टेड ने, मैक्सवेल ने। तो आपको पता होगा इसके अंदर सभी के अलग अलग नियम हैं और ये आपके ऑरस्टेड का नियम है, और ऑरस्टेड ने ही सबसे पहले बताया विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, है ना। और उसके अंदर वास्तव में क्या था, उस चुंबकीय प्रभाव में उसने जो बताया था
उसने कहा कि जो आपका सर्किट है उस सर्किट के आप इस तरीके से अगर आप इसमें कोई एमीटर लगा दें और इसके अंदर पास में आप करंट फ्लो करें, जैसे इसके अंदर आप बैटरी से करंट फ्लो करें आप, ठीक है ना, ये कुंजी लगा दें तो करंट फ्लो करेंगे तो XY सर्किट की इसके अंदर करंट जब फ्लो होगा तो उस कंडीशन में यहाँ पर आप अगर एक कोई कंपास रखें तो सर्किट में करंट फ्लो होते ही इस कंपास के जो है ना वो जो सुई है वो विक्षेपित हो जाती है, ठीक है, यानी कि इसकी दिशा, इसमें विक्षेपण उत्पन्न होता है। तो और करंट की दिशा अगर बदल दी जाए, इससे वापस ये कर दी जाए तो इसके अंदर वापस सुई इधर हो जाएगी। इसका मतलब जबकि देखो आप कंपास इसके बिल्कुल के पास टच भी नहीं हो रहा। सबसे खास बात क्या है कि कंपास टच भी नहीं हो रहा, खाली कंपास रखा है पास में, सर्किट पूरा अलग है, ये खाली कंपास रखा है। और हम देखते हैं कि जैसे इसके अंदर आप सर्किट पूरा करते हैं, करंट फ्लो करते हैं बैटरी से की से, तो ये इसके अंदर कंपास के अंदर जो आप विक्षेपण उत्पन्न हो जाएगा, सुई जो है निडल इसकी वो विक्षेपित हो जाएगी अपनी शून्य विक्षेपण से, या तो लेफ्ट या फिर राइट में चली जाएगी, ठीक है। लेफ्ट राइट तो वो उसकी दिशा के ऊपर डिपेंड करेगा करंट की। तो ये आप ध्यान से देखिए कि ये केवल यहाँ पड़ा, इसका मतलब ये हुआ कि इसके आसपास जहाँ कोई किसी चालक में करंट फ्लो हो रहा है तो उस चालक के आसपास आपको क्या प्रभाव दिखेगा, चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा सब तरफ, जिसके आसपास उसके आसपास जहाँ जहाँ करंट फ्लो होगा वहाँ चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न हो जाएगा। और इसी प्रभाव को सबसे पहले किसने, ऑरेस्टेड ने दिया, और इसीलिए इसको कहा कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। तो हमने विद्युत धारा उत्पन्न की और आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो गया, तो ये सबसे पहले ऑरेस्टेड ने दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कौन सा नियम प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा को बताता है। अब यहाँ दिशा की बात कर रहा है। देखिए फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का द्वितीय नियम, ओम का नियम और लेंज का नियम, 4 नियम दे रखे हैं। अब आपको ये सभी नियम पता होने चाहिए। आपको मालूम है कि ओम का नियम जो है वो आप सभी को पता है, V = IR, तो ये इसमें दिशा का कोई रोल नहीं। आप देखें फैराडे का प्रथम नियम, फैराडे का प्रथम नियम ये कहता है कि जब किसी कुंडली और एक चुंबक के बीच में सापेक्षिक गति कराई जाए, ठीक है, तो इससे संबद्ध चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है, ये कहता है फैराडे नियम। और फैराडे का द्वितीय नियम क्या कहता है, ये कहता है कि E = -N dφ/dt। मतलब फैराडे का प्रथम नियम तो कहता है कि फ्लक्स में, इससे संबद्ध फ्लक्स में परिवर्तन होता है, ये यूं कहता है। और दूसरा कहता है कि फ्लक्स में कितना परिवर्तन होता है, मतलब एक तरह से परिमाण बताता है ये, ठीक है, परिमाण बताएगा ये कि E कितना होगा, विद्युत वाहक बल कितना होगा, वो बताएगा फैराडे का द्वितीय नियम। ओम का नियम हो गया। और लेंज का नियम जो है वो आपके इसकी दिशा को बताएगा। तो ये इस तरीके से इसके अंदर सही आंसर क्या होगा, 20वें का डी वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। तो ये आपके 20 क्वेश्चन आज के इसके अंदर कंप्लीट हुए। मैंने एक एक क्वेश्चन को काफ़ी इम्पोर्टेंस के हिसाब से सेलेक्ट किया है और आप इनको ज़रूर स्टडी करें, आपके लिए ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो आप इसको लाइक ज़रूर करें, आप शेयर भी करें साथियों को, और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम नेक्स्ट वीडियो तक फिर से मिलते हैं। थैंक्स।